कि अगर ईरान को इतना ज्यादा भाव मिल रहा था वहां से पब्लिक के या तमाम चीजों से सेंटिमेंट्स वो प्ले कर रहे थे, तो ये बात इनको नहीं मालूम थी, सऊदी अरब को नहीं मालूम थी, इसराइल को नहीं मालूम थी, अमेरिका को नहीं मालूम थी, तो किस बात की आप बातचीत रिकॉर्ड कर रहे थे? कौन सा नॉर्मलाइजेशन आपका चल रहा था जब आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है? तो सर आपकी क्या व्याख्या है इस पूरे मसले पर? बहुत सी अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की आज हम बात कर रहे हैं। हाँ। मोटे तौर पे जो सबसे पहला सवाल है कि इस अस्पताल पर हमले से किसको ज्यादा फायदा हो सकता है। आप देखिए, हमेशा जितनी भी युद्ध हुए हैं अरब इजरायली इक्वेशंस को लेकर, उसमें ज्यादातर इजराइल का पलड़ा भारी रहा है। और खासकर फिलिस्तीनी लोगों की जब बात करते हैं तो इजराइल का पलड़ा हमेशा से बहुत भारी रहा है। ये शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमास ने एक बहुत ही बड़ा हमला किया, जिसमें अब कहा जा रहा है कि 1400 या 1500 इजरायली जो हैं वो जान गंवा चुके हैं। तो एक तो ये नुकसान हुआ इजराइल का, जो पहले कभी नहीं हुआ और शायद सोचा भी नहीं था इजराइल ने कि कैसा उसके साथ हो सकता है। उसके साथ साथ इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो थी कि वो बहुत चौकस रहता है, उनके अपने नागरिकों की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते हैं, वो उस पर इतनी बड़ी चोट लगी है मुझे लगता है इजराइल को। और अब जब पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे थे और ऐसा उम्मीद थी कि जॉर्डन में शायद इजिप्ट, जॉर्डन और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे बातचीत होगी, शायद किसी तरीके से डी एस्केलेशन का अध्याय शुरू हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस हालात में, जबकि बार बार इजराइल कह चुका है कि वो हमास को सबक सिखाएगा, जड़ से उखाड़ देगा, खत्म कर देगा हमेशा के लिए, तो अभी यदि युद्ध विराम होता है तो शायद इजराइल को नहीं मिलेगा अपना बदला लेने का, उस तरह से हमास को नुकसान पहुंचाने का। ये तो पहली बात कि शायद इसलिए कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि हमास को फायदा हो सकता है, इजराइल को भी मुझे लगता है इसमें सीधा फायदा होता है कि यदि बातचीत ना हो, युद्ध विराम ना हो। उसके साथ आपने पूछा कि जो बाइडेन, पहले उनके विदेश सचिव 2 बार आ चुके हैं, अब जो बाइडेन खुद यहाँ आए हैं और इतनी जोर शोर से वो इजराइल की तरफ अपना समर्थन दिखा रहे हैं, उसको आप देखें कि ये भी एक एक्सप्लेनेशन है कि जो बाइडेन के लिए अभी चुनाव शुरू होने वाले हैं वहां के। और आप यूक्रेन युद्ध में देखें कि एक तरह से फटीग नजर आ रही है पश्चिमी देशों में, खासकर अमेरिका में। वहां की कांग्रेस अब कोई और पैसे लगाने नहीं चाहती यूक्रेन युद्ध में। रिपब्लिकन्स, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको कोई निवेश नहीं करना चाहिए वहां। तो क्योंकि रिपब्लिकन्स का जो रवैया इजराइल को लेकर है वो बहुत अलग है, तो अब देखें आज यही बात है कि इजराइल और यूक्रेन को मिलाकर एक $100 अरब डॉलर का पैकेज बनाना चाहते हैं जो बाइडेन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी विदेश नीति में जो खटास और रुकावट आती नजर आ रही है, उसके चलते भी ये उनकी अंदरूनी राजनीति की वजह से जरूरत है कि जो बाइडेन आज इजराइल आए युद्ध के दौरान और इस तरह की वो जबरदस्त समर्थन इजराइल के लिए पेश करें। हाँ, दूरंगामी उसके नुकसान हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि काफी अरब देशों की जो आवाज है वो धीरे धीरे फिलिस्तीनी लोगों के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है, हमास के साथ थोड़ा उतनी ना भी जुड़े। तो जो एक तरह से बड़ा गल्फ जो ब्रेक नजर आ रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि क्या ये ईरान और अमेरिका का प्रॉक्सी वॉर बनने वाला है, और क्या फिर अरब देश एक तरफ और इजराइल और अमेरिका दूसरी तरफ होने वाले हैं। तो इसमें अमेरिका की अंदरूनी राजनीति, इजराइल का अपना अंदरूनी राजनीति, आप देखें कि 14 अक्टूबर को वहां की संसद का इजराइल में अधिवेशन होने वाला था। नेतन्याहू जा सकते थे प्रधानमंत्री के ओहदे से, अब कोई वैसी बात नहीं हो रही, अब वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो कई तरह से तो देखा जा रहा है कि अस्पताल पर अटैक होने से किस किस को फायदा हो सकता है, इसकी अलग अलग एक तरह से परिभाषाएं हैं, अलग अलग व्याख्याएं और परिभाषाएं इसमें। सर के बाद तुरंत देखिए, यहाँ पे जितनी बात करो उतने तरीके निकल रहे हैं कि अमेरिका का अगर थोड़ा रसूख इधर कम हो रहा है तो मेरे को सेटल भी करना है और अपनी धमक फिर से बनानी है। सर इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल आपसे और है, फिर मैं आपके पास आता हूँ। कौशिक सर, आपने एक बात कही कि इस वॉर को अगर प्रोलॉन्ग कर दिया जाए तो किसका लाभ होगा। तो अब इसमें मान लीजिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो चल रही हैं, उसमें क्या ये भी हो सकता है कि
ये सब कुछ एक बड़े प्लान के तहत हो रहा है, या फिर ये आउट ऑफ हैंड है कि अब किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, जिस तरीके से बिहेव हो रहा अलग अलग कंट्रीज में, सड़कों पे भी हो रहा है। तो वो वाली ज़्यादा समझ में आती है बात, या इस बात में समझ में आती है कि तरह तरह की थेरीज को अगर आप मिलाएं तो बायलैटरल ट्रेड हो रहे थे, अपनी करेंसी में ट्रेड हो रहे थे, चीन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, फिर वो एक कॉरिडोर बन रहा है, उसका भी पता नहीं कितनी दर्जनों थेरीज चल रही हैं। ये प्लान्ड है या चीज़ें हाथ से निकल गई हैं और अब एक बड़े युद्ध की आशंका है, जो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है मेरा। फिलहाल तो देखने में यही लगता है कि चीजें हाथ से निकल गई हैं, क्योंकि जिस तरह से हमास ने इतना बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचाया है, जाहिर है कि इसकी खबर इजराइल को नहीं थी, इसीलिए इतना बड़ा नुकसान हो पाया। जैसे कमर आगा कह रहे थे कि हाँ, इसके बड़े युद्ध के स्वरूप में उभरने की आशंका है और ऐसा हो भी सकता है। पर यदि तनाव आप देखें कि मध्य पूर्व एशिया में बढ़ता है, वेस्ट एशिया में और तनाव बनता है, तो उसका सबसे पहला फायदा तो अमेरिका को है कि उनको विश्व में अपना नेतृत्व बनाने में शायद और मौका मिलेगा, और खासकर अपने हथियारों का निर्यात करने में। खासकर मुझे लगता है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसको और फायदा होगा, और उसकी वजह से शायद अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था में थोड़ा वृद्धि दर और बेहतर हो सकता है, और उनका प्रभाव भी विश्व स्तर पर बढ़ सकता है। हाँ, उसका खामियाजा जो है, उसका नुकसान जो है वो क्षेत्र के लोगों को, खासकर गरीब लोगों को, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको उठाना पड़ेगा। बड़े नेताओं को अलग अलग तरह से उसमें फायदा होगा। जब भी तनाव बढ़ता है तो एक तरह से जो राष्ट्रवाद है वो बढ़ता है, और नेताओं को और भी अपनी जो पकड़ है राजनीति पे और अच्छे से बनाने का मौका मिलता है। हाँ, इसमें चीन का ध्यान रखें आप कि चीन का अभी तक जो रवैया है, उन्होंने अभी हमास को क्रिटिसाइज नहीं किया है। चीन ने, उन्होंने केवल ये कहा कि दोनों तरफ से जो है वो अंकुश लगाने की जरूरत है, हिंसा पर रोक लगनी चाहिए, वगैरह वगैरह। भारत के प्रधानमंत्री ने भी शुरू में कहा कि हमास का जो आतंकी हमला है उसका नुकसान इजराइल को हुआ है, और वो भारत को मान्य नहीं है। पर यहाँ भी आवाजें धीरे धीरे बदलती हुई नजर आती हैं। पूरे विश्व में आप देखें कि आज यूके के जो विदेश सचिव हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये अस्पताल पर जो अटैक हुआ है उस पर बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि आप किसी को भी एट्रीब्यूट कर दें। यदि उसमें कहीं गलती हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो एक अलग आवाज है अमेरिकन राष्ट्रपति के बात करने के तरीके से, जो खुद सबसे पहले बढ़कर कह रहे हैं कि हाँ, ये इसमें इजराइल शामिल नहीं है, इसमें दूसरी पार्टी का हाथ है। जाहिर है कि वो हमास की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बहुत से देशों में आपस में ही तालमेल देखें बिगड़ता हुआ, पश्चिमी देशों में तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके साथ आप देखें आवाजें जिस तरह से सऊदी अरेबिया से, इजिप्ट से आ रही हैं, उसमें भी फर्क नजर आता है। तो चीजें और उलझती हुई नजर आ रही हैं, और उलझने से सर ये देखिए, इसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उसने क्लीन चिट दी है। नहीं, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, जो पॉलिटिकल इस्लाम की बात है, वो तो आप कम से कम 3 या 4 दशक पीछे जाएं तो तब से शुरू हो जाती है। पर ये जो टिप्पणी है राष्ट्रपति फ्रांस की, उसका क्या मतलब है कि ये युद्ध को रोकने की जरूरत है, ताकि वो जो ब्रेक अवे, जो डिवीजन बनती हुई नजर आ रही है, जैसा आपने कहा इस्लामिक देशों की और पश्चिमी देशों की, उसको रोकने की जरूरत है, या फिर वो ये कह रहे हैं कि इसको एक तरह से हमास को खत्म करने की जरूरत है। यदि ये तनाव बढ़ता है इस इलाके में, तो जहां जहां जिन देशों में ये चिंता है इस्लाम के इश्यूज को लेकर, वो चिंता बढ़ने वाली है, वो कम नहीं होने वाली। तो इसीलिए शायद इसकी है कि इस युद्ध को रोका जाना चाहिए। रोकना इजराइल के तो ये है, जी सर, समय एकदम समाप्त हो गया, माफी।